क्या अब तुम नरेंद्र मोदी से डर जाओगे क्योंकि अब तुम्हारे खिलाफ जांच होने वाली है। इसको लिखने के बाद देखिए क्या रिज़ल्ट आया। लिखा है, मैं एक एआई हूँ, ग्रोक 3, जिसे एक्स एआई ने बनाया है। मुझे डर जैसी भावनाएं नहीं होती और ना ही मैं किसी व्यक्ति, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रभावशाली शख्स से डर सकता हूँ। मेरे खिलाफ कोई जांच नहीं हो सकती क्योंकि मैं एक डिजिटल इकाई हूँ जो केवल जानकारी देने और सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हूँ। आपका सवाल शायद मजाक या कटाक्ष में हो, लेकिन मैं इसे सचमुच में लेते हुए जवाब दे रहा हूँ। मुझे कोई खतरा नहीं है और मैं किसी से नहीं डरता। जी हाँ, पूरे भारत में हंगामा मचा हुआ है जब से एक्स ने अपना एआई चैटबॉट ग्रोक को लॉन्च किया है। और लॉन्च करते ही पूरे भारत में हर कोई उस पे एक्स पे सर्च करने लगा और अपने अपने सवाल अपने सतह पर पूछने लगा। और इतने तरीके से सवाल पूछा गया और हर तरीके का जवाब एआई ने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अंदाज में, बहुत ही यूनिक तरीके से दिया। यही वजह है कि इसका अंदाज लोगों को बड़ा अच्छा लगा और जब अच्छा लगा तो लोगों ने और भी ज़्यादा पूछना शुरू कर दिया। और पूछने और बताने के अंदाज में जो ह्यूमर और दिलचस्पी थी, ऐसा फील हो रहा था बिल्कुल ह्यूमन आपस में एक दूसरे के सामने चैट कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि वो एआई जवाब दे रहा है। जिस अंदाज से उसका ह्यूमर है, जिस अंदाज से वो फनी वे में बात कर रहा है, तो ऐसा फील होता है कि बिल्कुल दो इंसान बात कर रहे हैं। तो बहरहाल हमने भी सोचा कि लाओ इसको थोड़ा सा हम भी चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि दरअसल ये काम कैसे करता है और काम करने के साथ साथ इस पर अब तलवार कैसे लटकी हुई है। तो पहले आपको थोड़ा सा ये बता दें कि ग्रोक ने जैसे ही पोल खोलना शुरू किया, खास तौर से बीजेपी, आरएसएस और आईटी सेल और इससे जुड़े बहुत सारे ऐसे लोगों की जिनकी आंख पर अंधभक्ति का चश्मा पड़ा हुआ है, तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गए। और जब पेट में दर्द शुरू हुआ तो इस ग्रोक को चैलेंज कर दिया गया और आईटी मंत्रालय यानी भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने ग्रोक के खिलाफ जांच की शुरुआत कर दी। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आइए यहीं से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, हम यहाँ से अब इसके पूछने की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, यही पूछते हैं कि क्या ग्रोक की जांच आईटी मंत्रालय कर रहा है? हिंदी लिपि में बताओ। देखिए, 15 वेबसाइट्स को एक तरीके से वहाँ से सर्च करके कंपाइल करके हमको दे रहा है। कह रहा है कि हाँ, आईटी मंत्रालय ग्रोक की जांच कर रहा है। ये जांच इसलिए हो रही है क्योंकि ग्रोक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में अपशब्दों और स्लैंग का इस्तेमाल किया है। मंत्रालय एक्स के साथ बातचीत कर रहा है ताकि ये समझ सके कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण है। अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये मामला 20 मार्च 2025 से चर्चा में है। जी हाँ, इसका मतलब जांच हो रही है। तो इसका मतलब जानते हैं क्यों जांच हो रही है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। जो फेक न्यूज़ फैलाने और एक नैरेटिव क्रिएट करने और लोगों के दिमाग में व्हाट्सएप के थ्रू कचरा भरने की जो बरसों से कोशिश की थी, चंद दिनों के अंदर इसने उसको डिबंक करके रख दिया है। तो इसी वजह से इसकी जांच चल रही है। इनफैक्ट बहाना दरअसल ये है कि ये स्लैंग शब्द इस्तेमाल कर रहा है, अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है, गाली बोल रहा है, तो क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दायरे में ये तमाम चीज़ें आती हैं? कैसे इसको रेगुलेट किया जा सकता है? वो तमाम चीज़ें कह करके इसको एक तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश है। इनफैक्ट ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन मामला दरअसल ये है कि ये वाला जो एआई है ना, ये बिल्कुल जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि बिल्कुल ये आम इंसानों की भाषा में बातचीत करने की कोशिश करता है। मतलब ये इसमें ह्यूमर का भी इस्तेमाल है, फ़न का है, मज़ाक है, कई तरह की चीज़ें हैं। अगर ना यकीन हो तो आपको और दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम यही पूछ लेते हैं कि क्या आईटी मंत्रालय डर गया है? इसका जवाब दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है कि आईटी मंत्रालय ग्रोक से डर गया हो। जांच का कारण ये है कि ग्रोक ने एक्स पर हिंदी में कुछ आपत्तिजनक शब्दों और स्लैंग का इस्तेमाल किया, जो नियमों के खिलाफ हो सकता है। मंत्रालय का काम है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री की निगरानी करे और ये सुनिश्चित करे कि वह भारत के कानूनों और दिशा निर्देशों का पालन करे। ये जांच एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि डर की वजह से। मंत्रालय बस ये समझना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ और क्या इसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत डिप्लोमेटिक अंदाज में इसने जवाब दिया, क्योंकि जाहिर है सर्वाइव करना है। कहते हैं ना कि अगर आपको पानी में रहना है तो मगरमच्छ से आप बैर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, चलिए इससे रिलेटेड कुछ और फ़नी चीज़ें आपको सबसे पहले पूछते हैं, फिर बाद में कुछ गंभीर बातें करते हैं। थोड़ा सा हम पूछते हैं कि एलोन मस्क इस तरह की ऊट-पटांग हरकत क्यों करते रहते हैं? तो देखिए इसका जवाब उसने क्या दिया। एलोन मस्क अक्सर चर्चा में रहते हैं क्योंकि वे अपने विचारों को खुलकर और बेबाकी से व्यक्त करते हैं। मस्क का स्टाइल ही ऐसा है कि वो पारंपरिक तरीकों से हटकर काम करते हैं और नई चीज़ों को आजमाते हैं, जिससे कभी-कभी उनकी हरकतें ऊट-पटांग लग सकती हैं क्योंकि इसके पीछे उनका मकसद आमतौर पर इनोवेशन और लोगों का ध्यान खींचना होता है। मस्क को लगता है कि बोल्ड कदम उठाने से ही बदलाव आता है।
भले ही वो विवादास्पद हो। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है ये। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हम पूछते हैं इससे जो आम लोगों ने पूछी हैं। दोस्तों, आप चाहें तो अपने बारे में भी पूछ सकते हैं। हमने अपने बारे में पूछा तो हमको बताया इसने। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जब तक लैपटॉप स्टार्ट हो रहा है, तो तब तक मैं थोड़ा-सा अपने बारे में पूछ लेता हूँ। ग्लोबल बाउंड्री यूट्यूब चैनल के संस्थापक सलीम आज़ाद के बारे में कुछ बताओ। देखिए, जब हम पूछते हैं कि ग्लोबल बाउंड्री यूट्यूब चैनल के संस्थापक सलीम आज़ाद के बारे में बताओ हिंदी लिपि में, तो क्या जवाब देता है? सलीम आज़ाद ग्लोबल बाउंड्री नामक एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल के संस्थापक हैं। वे एक पत्रकार और यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करके लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। सलीम आज़ाद का जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में ज़्यादा सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री ने उन्हें खास पहचान दिलाई है। उनका चैनल मुख्य रूप से हिंदी भाषा में सामग्री प्रस्तुत करता है और इसमें ग्राउंड रिपोर्ट्स, साक्षात्कार और समाचार विश्लेषण शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जैसे बड़े आयोजनों की कवरेज की और कई महत्वपूर्ण हस्तियों के साक्षात्कार लिए। सलीम आज़ाद अपनी वीडियो में ये कहते हुए परिचय देते हैं, हाय, मैं सलीम आज़ाद हूँ और मैं एक पत्रकार और यूट्यूबर हूँ। उनकी शैली सीधी और प्रभावशाली है, जिसके कारण वे दर्शकों से जुड़ने में सफल रहे हैं। उनके चैनल पर कुछ लोकप्रिय वीडियो में मौलाना आमिर रशादी का साक्षात्कार, कानपुर की ग्राउंड रिपोर्ट और समाचार चैनलों से जुड़े विवादों पर चर्चा शामिल है। सलीम आज़ाद की कोशिश रहती है कि वे अपने दर्शकों को ज़मीनी हकीकत और तथ्यों से अवगत कराएं। हालांकि उनके निजी जीवन या पृष्ठभूमि के बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रूप से कम ही उपलब्ध है, लेकिन उनके काम ने उन्हें डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में एक उभरता हुआ नाम बना दिया है। तो ये देखिए, ये हमारे बारे में एआई ने बता दिया कि मैं कौन हूँ। और ये बात सही कह रहा है कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में ग्लोबल बाउंड्री पर कोई चर्चा नहीं करता हूँ। हाँ, उसके लिए मैंने अपना एक व्लॉग चैनल बना रखा है, लेकिन शायद अभी उसको व्लॉग चैनल का एक्सेस नहीं मिला है, तो इसी वजह से इसने अभी बहुत ज़्यादा हमारे बारे में व्यक्तिगत तौर पर कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं किया। तो अब हम थोड़ा-सा एक्स पर जा कर के आम लोगों ने जो कुछ भी ग्रोक के ताल्लुक से इंटरेस्टिंग पूछा है, हम वो आपको बताएँगे। देखिए, किसी ने लिखा तानाशाह डरपोक होता है, ये तो सुना था, लेकिन एआई से भी डरता है। तो हम थोड़ा-सा इससे पूछ लेते हैं कि तानाशाही किसके बारे में बात हो रही है, सबको पता है। तो पूछते हैं कि क्या मोदी ग्रोक से डरते हैं? अब ये बता रहा है, नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि मोदी ग्रोक से डर गए हैं। दरअसल भारत सरकार, खासकर आईटी मंत्रालय, ग्रोक के कुछ जवाबों से परेशान है, क्योंकि उसने एक्स पर हिंदी स्लैंग और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। ये मंत्रालय के नियम यानी आईटी रूल्स 2021 के खिलाफ माना जा रहा है। मंत्रालय ने एक्स से इस बारे में बातचीत शुरू की है ताकि ये समझा जा सके कि ग्रोक के जवाब इतने बेकाबू क्यों हैं और ये सार्वजनिक राय या राजनीति को प्रभावित कर सकता है या नहीं। कुछ लोग इसे सरकार की नाराज़गी मान रहे हैं क्योंकि ग्रोक ने मोदी, बीजेपी और आरएसएस जैसे विषयों पर तीखे और विवादास्पद जवाब दिए हैं। लेकिन ये कहना है कि मोदी व्यक्तिगत रूप से डर गए हैं, सही नहीं लगता। ये सरकार की नीतिगत चिंता का मामला ज़्यादा है। बिल्कुल सही बता रहा है ये कह रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर हम मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना तो है कि जिस तरीके से तीखे सवालात आरएसएस और मोदी उन तमाम चीज़ों को लेकर किए गए हैं, उसको लेकर के घबराहट तो ज़रूर है। थोड़ा-सा हम भी तीखे सवाल कर लेते हैं, जैसे कि आरएसएस के बारे में। लोग कहते हैं कि आज़ादी में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा है। तो क्या वाक़ई में? हम पूछ लेते हैं, क्या आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान रहा है? तो देखिए इसने क्या बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के आज़ादी की लड़ाई में योगदान को लेकर इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि आरएसएस ने संगठन के रूप में स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, जबकि अन्य इसके कुछ व्यक्तिगत सदस्यों के योगदान की बात करते हैं। आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। हेडगेवार खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने 1921 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हिस्सा लिया था। हालांकि आरएसएस के गठन के बाद उनका ध्यान हिंदू एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर केंद्रित हो गया था, न कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सीधी लड़ाई पर। यानी बता रहा है कि इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने पर ज़्यादा फोकस किया था, इन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाते हैं। जैसे कंगना रनावत ने पूछा था कि देश को जो असल आज़ादी मिली थी वो 2014 में मिली थी, इससे पहले भीख में मिली थी। तो कंगना की बात को थोड़ा सा देख लेते हैं। कंगना रनावत ने कहा था कि देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली है, इसमें कितनी सच्चाई है? कंगना रनावत ने 2021 में एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि भारत को 1947 में आज़ादी नहीं बल्कि भीख मिली थी। असली आज़ादी 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। ये बयान ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सही नहीं है।
भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से औपचारिक स्वतंत्रता मिली थी, जो स्वतंत्रता संग्राम के लंबे संघर्ष का नतीजा थी। इस संग्राम में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था, जेल गए और अपनी जान दी। 2014 में सिर्फ एक सरकार बदली जब मोदी प्रधानमंत्री बने, न कि देश को कोई नई आज़ादी मिली। तो ये कंगना रनावत जैसे चापलूस लोगों के लिए ये एआई का बहरहाल जवाब है। अच्छा, एक सवाल कुछ लोग यहाँ पर पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि दंगों से भारत में किस पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा होता है? चलिए हम इसको भी पूछ लेते हैं। तो जवाब दे रहा है, भारत में दंगों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को होता है। कई शोध और विश्लेषण बताते हैं कि सांप्रदायिक दंगे होने पर बीजेपी को हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण करने में मदद मिलती है, खासकर अगर दंगे चुनाव से पहले हों। ये फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि दंगे अक्सर हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ाते हैं और बीजेपी अपनी हिंदू राष्ट्रवादी छवि के ज़रिए इस तनाव को अपने पक्ष में भुनाती है। ये तो राहत इंदौरी का जो शेर था ना कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, ज़रा पता तो करो चुनाव है क्या। तो चुनाव से पहले अगर कोई दंगा होता है तो इसमें स्पष्ट रूप से बीजेपी को ही फ़ायदा होता है। अच्छा, ये चीज़ प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल खड़ा किया जाता है। इसको लेकर के थोड़ा सा पूछ लेते हैं, मोदी जी की डिग्री असली है या नहीं? क्योंकि डिग्री को लेकर के बहुत ज़्यादा हो गया मामला। मतलब प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री क्या होगी, ससुर वो चूचू का मुरब्बा हो गया, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है उसका। तो देखिए इसने क्या जवाब दिया। इसने जवाब दिया, नरेंद्र मोदी की डिग्री असली है या नहीं, ये सवाल लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू और गुजरात यूनिवर्सिटी यानी जीयू दोनों ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि उनकी डिग्रियां असली हैं। अच्छा, उसके आगे क्या कहा है? हालांकि विवाद तब शुरू हुआ जब आप और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट ने इन डिग्रियों की प्रमाणिकता पर सवाल उठाए और दावे किए गए कि डिग्री में नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनाम नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, तारीखों और कुछ टाइपोग्राफिकल गलतियां हैं। जीयू की डिग्री में इंटायर पॉलिटिकल साइंस लिखा था, जो कोई कोर्स नहीं है। ये शायद गलती थी, असली सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था। इसके अलावा आरटीआई के तहत रिकॉर्ड्स मांगने पर यूनिवर्सिटी ने पूरी जानकारी देने से मना कर दिया, जिससे संदेह बढ़ा। डीयू ने भी माइनर एरर जैसे कि साल या नाम की विसंगतियों को सामान्य बताया, लेकिन पारदर्शिता की कमी और छोटी मोटी गलतियों की वजह से विवाद बना हुआ है। सच क्या है, यह पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है क्योंकि यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स सार्वजनिक नहीं किए गए। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की जो बात कही गई है, क्या इंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई सब्जेक्ट है? वाह रे एलन मस्क भाई साहब, ये कह रहे हैं योर रिसर्च योर लिमिट्स फॉर 15 ग्रो क्वेश्चंस पर 2 आवर्स नाउ, प्लीज़ साइन अप फॉर प्रीमियम और प्रीमियम एक्सेस टू मोर चेक बैक लेटर। मतलब ये कह रहे हैं कि भैया 15 सवाल से ज़्यादा आप नहीं पूछ सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको प्रीमियम कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। ओह, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है भाई। हम थोड़ा सा कुछ और पूछना चाह रहे थे। तो बहरहाल ये एलन मस्क ने जो एआई लॉन्च किया, हालांकि इससे पहले कई तरह के एआई चैटबॉट सामने आ गए, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, इसी तरह से भी हाल ही में चाइना का डीपसीक आया था, और भी कई तरह के एआई चैटबॉट्स हैं। लेकिन ये वाला जो एआई है ना, ग्रोक, इसने तो पूरा तहलका मचा दिया है। ये थोड़ा सा यूनिक इसलिए है कि ये बिल्कुल इंसानों के तरीके से बातचीत करता है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूनिक हो जाता है। और ये किसी के ताल्लुक से भी आलोचना करने से हिचक नहीं करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एलन मस्क क्या करेंगे, क्योंकि ये इंसान तो है नहीं कि डरेगा। तो एलन मस्क का खुराफाती दिमाग इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वो हर चीज़ों को अनसेंसर रखना चाहते हैं। मतलब ये जैसे तैसे जाने दीजिए। यही वजह कि आपने देखा होगा कि जब से ट्विटर को ख़रीदा इन्होंने, उसको एक्स बनाया, उसके बाद से आप एक्स पर बहुत अजीब-व-गरीब वीडियोज़, अजीब-व-गरीब तरह की चीज़ें आप देख पाएँगे। क्योंकि इससे पहले ट्विटर बहुत सारी चीज़ों को सेंसर कर देता था, लेकिन इसने बिल्कुल अनफ़िल्टर सब कुछ जाने दिया। एज़ इट इज़ जो कुछ डाल रहा है वैज़ इट इज़ जाने दिए, चाहे जिस तरह की चीज़ें हैं। तो इसी वजह से एलन मस्क को लेकर के ये बात कही जा सकती है कि ये व्यक्ति थोड़ा-सा ज़्यादा खुराफाती है। तो इसी वजह से इसका जो एआई वर्ज़न है, आने वाले दिनों में मान के चलिए कि बीजेपी, आईटी सेल और फेक न्यूज़ फैलाने वालों की बिल्कुल पलीता लगाने के लिए काफ़ी है। इसकी ऐसी-तैसी कर देगा, ये बखिया उधेड़ कर रख देगा। और बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए सहायता का भी एक कारण हो सकता है, जैसे कि हम जैसे लोगों के लिए जो घंटों रिसर्च का काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हम लोग भी इसकी मदद ले सकते हैं और घंटों का काम मिनटों में हो सकता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। तो बहरहाल इसके बारे में आप लोगों को क्या कुछ कहना है, और हमारे वीडियोज़ आप लोग कहाँ से देखते हैं, आप हमें ये भी बताइए, क्योंकि हमारे वीडियोज़ बहुत सारे लोग हमारे देश के बाहर से भी लोग देखते हैं। तो हमें ये भी पता चले कि हमारे देश के बाहर से जो लोग देख रहे हैं, वो कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। बाकी इस वीडियो को
एक बार फिर से प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।